टोक्यो में शान से तिरंगा लहराया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही महेश्वर हैं। बड़ा न कोई इनसे, गुरु साक्षात परमेश्वर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। टोक्यो पैरालंपिक्स में मरुधरा का डंका बज रहा है। बैडमिंटन में गोल्ड जीतकर कृष्णा नागर ने तो इतिहास ही रच डाला। इससे पहले अवनी लेखरा ने भी शूटिंग में गोल्ड मेडल के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाकर मरुधरा के साथ साथ मां भारती का दामन खुशियों से भर दिया। इतना ही नहीं, मरुधरा के लाल देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर ने अपने भाले के दम पर भारत का भाल ऊंचा कर दिया। बेशक इन खिलाड़ियों की इस सफलता के पीछे इनकी मेहनत और इनका दृढ़ संकल्प है, लेकिन जीत की ये मजबूत इच्छा शक्ति और हार न मानने की सीख इन्हें कहां से मिली? ये प्रश्न सबके दिमाग में है। आखिर वो कौन है जिन्होंने अपने कुशल निर्देशन में इन खिलाड़ियों की जीत का मार्ग प्रशस्त किया? जी हां, वो हैं इनके गुरु, जिन्होंने दिन रात एक कर इन खिलाड़ियों को तराशा और इन्हें 100% खरा सोना बना दिया। गुरु ही तो वो दीपक हैं जो खुद जलता है और अपने शिष्यों का जीवन रोशन करता है। तभी तो गुरु को साक्षात पर ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए ही तो यह भी कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे तो गुरु नित्य प्रातः स्मरणीय हैं, लेकिन शिक्षक दिवस के पुनीत पर्व पर हमारे साथ ऐसे गुरु मौजूद हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और अपनी कुशलता से के दम पर अपने शिष्यों को संवारा, वो भी इस कदर कि उन्हें पदक वीर बना दिया। तो आज हमारे साथ 3 ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को इस तरीके से तराशा कि वो पदक वीर बन गए। कौन कौन है ये, हम आपको पहले उनका परिचय दे दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यादवेंद्र सिंह जी, जो कि कृष्णा नागर के कोच हैं। यादवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं महावीर सैनी जी, जो सुंदर गुर्जर के कोच हैं। महावीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर जी, जो कि अवनी के कोच हैं। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप तीनों ही गुरुओं को, जिन्होंने आपके शिष्य ने, आप तीनों ने जो उनको ट्रेनिंग दी, उसका फल आज मिला है सभी को। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यादवेंद्र जी आपसे। कृष्णा ने आज जिस तरीके से शिक्षक दिवस के मौके पे आपको जो गुरु दक्षिणा दी है, कैसा फील हो रहा है? सर, इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता मेरे लिए कोई भी। सबसे बड़ा उपहार ये है कि आज उसने मुझे नहीं, पूरे भारत को एक शिक्षक दिवस के दिन आज उसने जो उपहार दिया है, उसके लिए उसको मैं विशेष शुभकामना देना चाहूँगा। बात हुई है उनसे आपकी मेडल जीतने के बाद? जी बिल्कुल, बात हुई थी मेरी। क्या बातें हुई यादवेंद्र जी? क्योंकि आज का दिन तो बेहद खास है, और जब हमारे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र अपने गुरु का ही किया। हाँ सर, मेरी बात हुई थी उससे, वीडियो कॉल के थ्रू बात हुई थी, तो बहुत खुश था और काफ़ी उत्साहित था और जल्दी आने के लिए बोल रहा था, सर आके मिलूंगा आपसे। तो अभी तो उसका पीएम साहब के साथ प्रोग्राम है दिल्ली, तो करीब 10 तारीख तक वो यहाँ आएगा। तो काफ़ी उत्साहित था वो, खुश था बहुत। अच्छा,
सर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज जब उनका मैच चल रहा था उस दौरान पहला सेट वो बहुत ही आसानी से जीते, दूसरा सेट जो रहा उसमें वो हार गए, लेकिन तीसरे सेट में वापसी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे मैच को? दूसरे सेट के बाद आप क्या फील कर रहे थे और तीसरे सेट के बाद किस तरीके की फीलिंग आई? पहला सेट वो 11-16 से डाउन था। फर्स्ट सेट 11-16 से डाउन था, फिर उसने रिकवर किया और वो 21-17 के आसपास जीत गया। और दूसरे सेट में उससे शुरुआती कई गलतियां हो गई, वो लीड बढ़ती रही तो बाद में वो कवर नहीं कर पाया। मगर तीसरे गेम में शुरू से ही वो लीड बढ़ा के चला, तो लीड का उसको लास्ट तक बेनिफिट मिला उसका। ठीक है, उसका बेनिफिट मिला और वो सोना जीतने में कामयाब रहे। अब मैं चंद्रशेखर जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि अवनी ने सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि कांसा भी जीता है। एक गुरु के तौर पे आपकी शिष्या ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, फीलिंग कैसी रही आपकी इस पैरालंपिक्स के बाद? देखिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद हर कोई खुश होता है और बीइंग ए कोच एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है मेरा। और अवनी 2 जीते, बल्कि हम लोग तो चारों इवेंट्स में उसका उम्मीद करते थे कि चारों आने चाहिए, लेकिन उसके साथ थोड़ा इंजरी का जो एक इशू है उसकी वजह से, एक्सर्शन से जो दर्द होता है उसकी वजह से हम 2 मेडल और नहीं ला पाए। नहीं तो चारों मेडल में हम लोग उम्मीद रख रहे थे कि वो चारों मेडल लाएगी जिस तरीके की प्रिपरेशन थी उसकी। अब फीलिंग कैसी, क्योंकि एक खिलाड़ी जब जीतता है तो उसकी फीलिंग तो अलग होती ही है, और वो आज हमने देखा भी कि जब कृष्णा जीते तो किस तरीके से जो वहां उनके कोच थे उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने झपट्टा मारा, वो खिलाड़ी की तो फीलिंग दिखी, लेकिन एक गुरु के तौर पे आपकी कैसी फीलिंग थी जब अवनी ने गोल्ड जीता फिर ब्रॉन्ज जीता, तो वो फीलिंग कैसी थी? नो डाउट फीलिंग का जहाँ तक सवाल है कि आप चेहरे पे अभी भी देख सकते हैं मेरे, और सभी लोग देख सकते हैं उसको। और एकदम से हम लोगों ने फिर फादर से बात हुई, सबसे बात हुई, एक दूसरे को बधाइयाँ दी, और अगर वहाँ पर होते तो एक अलग ही मेरे ख्याल से फीलिंग और भी ज़्यादा और अच्छा महसूस वहाँ पर ज़्यादा होता शायद। चंद्रशेखर जी आपकी भी बात हुई होगी अवनी से, क्या बातें क्या हुई? बातें बस यही थी कि एक मेडल आ गया है, आगे का फोकस करना है, और किसी भी सूरत में 3P का जो उसका मैच था उसमें लूज नहीं करना है, क्योंकि हम उसमें भी गोल्ड कर रहे थे एक्सपेक्ट। पर ठीक है, उसने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छे से मैनेज किया पूरे मैच को उसने, क्योंकि हमारा पूरा गेम मेंटल है, बिल्कुल उसमें फोकस जरा सा भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और उसने बहुत अच्छा मैनेज किया इसमें, नो डाउट कि उसने पूरा अपना एक्सपीरियंस जो था प्रीवियस, जिस तरीके की 4 साल से हम लोग जिन डायरेक्शंस में काम कर रहे थे उसको उसने बड़े अच्छे से मैनेज किया है, जो कि अभी तक मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है उसमें इतना अच्छा मैच कर पाना, वो भी हाईएस्ट लेवल पर, वर्ल्ड का जो मतलब हर एक आदमी का जो सपना होता है, हर कोच का, कि उसका बच्चा कम से कम पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स में जहाँ भी जाए वो एक मेडल, उसकी जो एक इच्छा होती है शुरू से, वो उसने गजब की परफॉर्मेंस दी है उसके लिए। मतलब उसको एक्सप्रेस कर पाना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किन वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस। बिल्कुल, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं जब इस तरीके से खिलाड़ी परफॉर्म करता है, और बहुत छोटी सी उम्र में, और वो भी तब जब वो एक सेटबैक में जा चुकी थी, वहां से किस तरीके से कमबैक किया उन्होंने, वो सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले महावीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सुंदर की सफलता पर आपका सीना कितना चौड़ा हुआ सर? मेरा सीना तो, एक ओलंपिक में कोई मेडल आता है ये बहुत बड़ी फख्र की बात होती है। ओलंपिक खेलना ये एक बहुत बड़ी बात है, तो ये इससे ज्यादा खुशी कि मुझे क्या हो सकती है कि जो मेरा स्टूडेंट एक ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो जब आपकी बातें उनसे हुई, क्या बातें हुई सर सुंदर से? मैं तो उसके करीब, जो रियो से वो डिफीट खा गए थे, उससे 5 साल से उसके साथ ही रह रहा हूं मैं, और अभी 6 महीने से मैं बंगलोर में
कैंप अटेंड किया, वहाँ एक साथ ही रहे, और उसके बाद टोटली मैं ज्यादातर उसके साथ ही रहता हूँ। तो हमारी बातें होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है, क्या करना है, क्या कर रहे हो, क्या आगे क्या करना है। तो ये तो मोस्टली हमारे हम एक ही साथ रहते हैं, एक ही कमरे में हमारे एडजस्ट होता है। जहाँ भी जैसे खेल काम में भी हम दोनों के बेड एक ही कमरे में थे और हमारा डिस्कशन चलता रहता था। कोशिश तो हमारी गोल्ड की थी और इसने 71 मीटर मार्क था, लेकिन किसी कारणवश अब क्या पूरा प्रेशर होता है, 135 करोड़ भारतीयों का प्रेशर होता है, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। बिल्कुल। तो इतना हाई कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, 2 से 6 कंट्री भाग लेती है। तो इसमें कहीं न कहीं आदमी कोई छोटी सी गलती करने के बाद में डिफीट खा जाता है। बिल्कुल। अब महावीर जी, मैं कुछ और चीजों पे बात करना चाहूंगा, सभी खिलाड़ियों के बारे में, और आपसे जानना चाहूंगा सुंदर के ही बारे में। देखिए, एक हादसे के बाद उन्होंने अपना हाथ खोया, उसके बाद जो वो सेटबैक में एक इंसान जाता है, वहां से निकलना कितना मुश्किल होता है, और वहां से सुंदर कैसे निकले? क्योंकि एक खिलाड़ी के बारे में, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, कैरोली टकस के बारे में, कि उन्होंने 1948 और फिर 52 में कैसे अपना हाथ खोने के बाद राइट हैंड जब उन्होंने खोया तो लेफ्ट हैंड से कैसे उन्होंने शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये सेटबैक से कमबैक करना वो कितना मुश्किलों भरा होता है, और वो सुंदर के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था, और लेकिन हमने 2016 में रियो में पार्टिसिपेशन किया। वो हमारा बहुत ही बड़ा बैड लक था, उससे बड़ा बैड लक आदमी कहा नहीं सकता। सुंदर उस टाइम रियो में, मुझे वो रात मनहूस रात आज भी याद है कि उस दिन ये मतलब मैं सुसाइड करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसके साथ रहा, और ये जो 5 साल गुजरे हैं हमारे बड़े कठिन से गुजरे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कोई भी आदमी अगर 10 मंजिल से गिरता है तो उसको चोट बहुत लगती है। जब चोट लगती है तो ठीक होने को बहुत टाइम लगता है। अगर ये इसका जो भय था वो अब जाके इसको दूर हुआ है। अब जो आगे कंपटीशन लड़ेगा वो अच्छा लड़ेगा। तो वही 2016 रियो के बाद जो अगले साल वर्ल्ड पैरा एथलीट का जो चैंपियनशिप हुआ, वहां पे अचानक एक साल में वो किस तरीके की मेहनत थी कि वहां उस तरीके से ड्रॉबैक, और उसके बाद अगले ही साल गोल्ड? वैसे तो हमने जैसे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 लंदन में उसमें गोल्ड मेडल लिया, लेकिन उसमें थोड़े उठे। फिर एशिया, ये 18 में एशिया हुआ, उसमें 2 मेडल लिए हमने, फिर भी ठीक रहे। उसके बाद में 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल लिया। वैसे तो हम धीरे धीरे उठते गए, लेकिन हमारा जो ये जेवलिन का जो कंपटीशन का लेवल था वो कम था। लेकिन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक में हमारा जो जेवलिन का लेवल है वो भी बड़ा है। बिल्कुल, यानी सपना जो उनका था वो ओलंपिक्स का, भले ही वर्ल्ड चैंपियन बन गए हों और उसके बाद उन्होंने एशियाई गेम्स में अच्छा किया, लेकिन ओलंपिक्स में पदक की उम्मीद थी, वो उन्होंने इस बार पूरा किया है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा यादवेंद्र जी कि कृष्णा नागर को लेकर के, जब देखिए कुछ भी अगर आप लीग से हट करके करने जाते हैं, बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ती हैं, और कृष्णा को लेकर के भी हमें जब पता चला कि बहुत सारी बातें उसके बारे में भी की जाती थी, लेकिन उन चीजों से ओवरकम करना कि आपको अपने टारगेट पे फोकस रहना है, भले ही आपके ऊपर लाख तंज कसा जाए, लाख आपको ताने दिए जाएं, उससे कैसे लड़ते थे कृष्णा? देखिए सर, जब वो एसएमएस में आया, स्टेडियम में आया, तो वो मैंने शुरू से उसको, जो रेगुलर प्लेयर थे अच्छे स्टेट और नेशनल वाले, उन्हीं के साथ खिलाया, और उनके साथ खेलने से उसका मोटिवेशन बहुत हाई हुआ। कभी स्टेडियम में आने के बाद उसको भाई हाइट का कभी कोई इशू नहीं रहा कि भाई मेरे हाइट छोटी है क्या, सबके साथ घुल मिल के रहा। वहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने भी उसके साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे ध्यान नहीं है मेरे स्टेडियम में, तो मेरे सेंटर पे कभी भी उसके साथ खिलाड़ियों में तो ये होता भी नहीं है। होता कहाँ है कि आपके आसपास, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वहां होता है। हाँ, उन चीज़ों के लिए शुरू से मैं उसको बोलता था भाई जो है वो ठीक है, पर अब अपने को इस कैटेगरी के अंदर, पैरा कैटेगरी में उनको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो नॉर्मल कैटेगरी है उसमें आगे बढ़ना बहुत उसके लिए मुश्किल था।
तो फिर जैसे ही हमें पता लगा कि पैरा में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, तो फिर हमने उस दिशा में काम किया और मेहनत करी खूब जम के, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटे, उसको खूब प्रयास किए तो सफलता मिली उसे। बिल्कुल। तो यादवेंद्र जी, एक नॉर्मल खिलाड़ी और एक पैरा खिलाड़ी, इन दोनों को ट्रेंड करने में डिफरेंस क्या होता है और चुनौतियां कितनी ज्यादा होती हैं? देखिए सर, जो नॉर्मल खिलाड़ी होता है उसकी उसकी क्षमता ज़्यादा होती है काम करने की, और जो पैरा के खिलाड़ी होते हैं उनकी लिमिटेशंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसका काम करते हैं। अब इनका जो, अब जैसे नेशनल पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ अगर ये जीतते हैं तो उससे अपन को पता लग जाता है कि भाई अभी क्या कंपटीशन चल रहा है, अपन को इसको कितना लोड देना है, तो उस हिसाब से अपन उसको अभ्यास कराते रहते हैं। तो उसको भाई पैरा वाले को थोड़ा सा क्षमता कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको लोड देना पड़ता है। ठीक है। चंद्रशेखर जी, अवनी के बारे में भी मैं आपसे यही चीज समझना चाहूंगा कि देखिए, जब परिस्थितियां आपके लिए विकट होती हैं तो आपको लड़ना पड़ता है न सिर्फ उन परिस्थितियों से, बल्कि आसपास के समाज के लोगों से भी आपको लड़ना पड़ता है। और अवनी के लिए भी ऐसे सिचुएशन जो हैं जाहिर तौर पे आए होंगे, साथ ही साथ बातें बहुत सारी की जाती हैं, उनसे लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और अवनी ने उनको कैसे फेस किया और उनसे आगे कैसे निकली? इसमें एक्चुअली बाय द वे अवनी बहुत लकी है कि जिन भी सोसाइटीज़ में, रिलेशंस में, या उसका उठना बैठना, स्कूल में जहाँ भी कहीं वो रही, उसको पूरा का पूरा सपोर्ट मेंटल मिलता रहा। किसी ने भी उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि आप एक एक्सीडेंट की वजह से ये चीज़ खो चुके हैं, वो चीज़ खो चुके हैं, अब आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे और माँ बाप, चूँकि पूरा फैमिली का एक एक्सीडेंट था, ये पेरेंट्स और ब्रदर चारों लोग एक्सीडेंट में थे गाड़ी में, और चारों ही बहुत बुरे दौर से गुजरे एक्सीडेंट के बाद, और काफ़ी समय रिकवरी में लग गया उन लोगों को, करीब 2-2.5 साल तो रिकवरी में ही लगा इनको। इवन अभी आप देखें, अवनी के साथ में मदर जाती हैं, जो कि लाजमी है जाना उनका, बिल्कुल, क्योंकि अवनी को मैनेज करना अकेले तो नहीं कर पाएगी वो बच्ची। तो मदर के भी इंजरी अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है, और वो उसके बावजूद भी पूरी तरीके से, मतलब कभी उनको, मैंने कई बार कैंप्स वगैरह में साथ रहे हम लोग, बाहर भी एक बार अभी मैं जाके आया था लास्ट मार्च में वर्ल्ड कप में, उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं, मतलब उनके मुंह पे मैंने शिकन नहीं देखी, शिकायत की तो बात छोड़िए कि वो थकान भी महसूस कर रही हूँ। तो क्योंकि चंद्रशेखर जी, अवनी की जो उम्र है, अवनी की जो उम्र है वो अभी महज 19 साल है, और 19 साल में तो हमारे देश के कई ऐसे युवा हैं जिन्हें यही पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारा लक्ष्य क्या होगा। ऐसे में एक 19 साल की लड़की जिसने कुछ वक्त पहले एक बुरा दौर झेला है, वहां से निकलती है, गोल्ड जीतती है, ब्रॉन्ज जीतती है, और अपने देश का नाम रोशन करती है, और देश की पहली खिलाड़ी बन जाती है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। तो वहां से निकलना, वो कम एज में, वो कितना मुश्किल होता है? देखिए, अवनी के पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ब्रदर तो उनके छोटे हैं अभी उनसे 2 साल शायद 3 साल, ठीक है। लेकिन अवनी के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको, मतलब बिल्कुल हाथों हाथ हर चीज़ को जो उनको वो कर सकते थे किया, जहाँ ले जा सकते थे लेकर के गए कि वो मतलब चलने लायक हो जाए किसी तरीके से। लेकिन ईश्वर की मर्जी जो भी हो, जैसे रखे वो। और सारा उनका, जब उनकी रिकवरी खुद की एक तो होना मुश्किल हो रही थी, उसमें फिर उस बच्ची को जिस कंडीशन में उन्होंने पाया अपना होश आने के बाद, वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल, मतलब ऐसा एक मानसिकता से लड़ करके आज अवनी यहां तक पहुंची है। अब चंद्रशेखर जी, एक चीज और मैं जल्दी से जानना चाहूंगा, अवनी को आगे अब कहां देखते हैं? अगले पैरालंपिक्स में, अभी 3 इस बीच में तो इवेंट्स में कहां देखते हैं उसे? अभी आगे की अगर आप सफर की बात करते हैं तो 24 और 28 या उसके आगे भी अगर वो खेलना चाहेगी तो डेफिनेटली अभी 2 हैं, वो 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है। ईश्वर ने चाहा तो वो चारों में एक ऐसा दिन जरूर आएगा कि चारों इवेंट्स में उसके गोल्ड मेडल हों।
बिल्कुल, क्योंकि उसकी उम्मीदें हर grasping, किसी को उसकी है, जिस तरीके से intelligence- अवनी ने खेला है, हर किसी को इस चीज की उम्मीद है। महावीर जी, यही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुंदर में आगे और क्या आप देख रहे हैं, आगे क्या क्षमताएं देख रहे हैं सुंदर में? अभी सुंदर की उम्र कोई एथलेटिक्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, और ये 2019 और 2028 गेम करेगा कम से कम। इसमें स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव पावर बहुत ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी ये डिप्रेशन में था जब ये इतना कम मारा, लेकिन आगे अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। और रंग बदलेगा मेडल का? हाँ बिल्कुल, रंग बदलेगा सर। बिल्कुल। यादवेंद्र जी, कृष्णा जिन्होंने कमाल किया है आज, आगे उनको कहां देख रहे हैं? क्योंकि अभी उनके पास भी बहुत लंबा करियर है, वो आगे दिख रहा है कम से कम। सर कृष्णा की अभी एज है 22 साल, तो कम से कम 2 से 3 ओलंपिक तो मैं मानता हूँ वो पार्टिसिपेट करेगा। और इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियाड है, इन सभी में पार्टिसिपेट करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हर प्रतियोगिता में वो, हर टूर्नामेंट में वो गोल्ड हासिल करेगा। चलिए, हमारी भी यही विश है इन सभी खिलाड़ियों से कि वो आगे बेहतर करते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें, और आप वो तमाम गुरु जिन्होंने अपने शिष्यों को ट्रेंड किया है, वो आपका मान सम्मान ऐसे ही बढ़ाते रहें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो इन सभी ने उसी चीज को बस डिफरेंटली किया है और आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं ओलंपिक्स में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी को और बहुत शुभकामनाएं आप सभी गुरुओं को कि आपको ऐसे शिष्य मिले और उन शिष्यों को आपके जैसा गुरु मिला जिन्होंने उन्हें ट्रेन किया और वो उन्होंने मुकाम हासिल करके दिखा दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।